हेलो गाइस, आई एम सी एस कशिश रिचवानी। गाइस, मेरे इस चैनल पे आपको सी एस ई ई टी के सारे नोट्स प्लस एम सी क्यूज़ अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों ने वो सब कुछ नहीं देखा तो जल्दी से देखो यार, क्योंकि हमें जो एग्ज़ाम है वो पहले अटैम्प्ट में क्लियर करना है और अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट फर्स्ट, ठीक है। उसमें हम लोगों ने छोटी सी वीडियो थी कि कुछ बेसिक पढ़ा था कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, ये कैसे बनता है, वो सब कुछ पढ़ा था। आज हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं और जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले एक बार बेसिक ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो हमने बेसिक में पढ़ा था कि बैंक होती क्या है, बैंक किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से इंडिया में बैंक आई थी, ठीक है। अब बैंक कैसे क्लासिफाइड है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ पे 4 तरीके की बैंक होती है: कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स या फिर कोऑपरेटिव बैंक। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कमर्शियल बैंक को जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है? वो करता है आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखी है, तो तभी कह रही हूँ कि उसको ज़रूर देखना। अब आरबीआई उसको रेगुलेट करता है, तो आरबीआई किसको करता है? स्केड्यूल कमर्शियल बैंक को। तो कमर्शियल बैंक यहाँ पे हमारे पास दो हो गए। एक वो जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है, दैट इज़ स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, और एक वो जिसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है, दैट इज़ अनस्केड्यूल बैंक। तो आर स्केड्यूल में आ गई कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक हमारी कौन कौन सी हो गई? कमर्शियल बैंक हमारी हो गई पब्लिक सेक्टर हो गई, प्राइवेट सेक्टर हो गई, फॉरेन वाली हो गई, या फिर फॉरेन रूरल बैंक हो गई, ठीक है। तो हम लोग इनको एक एक करके आराम से पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग को स्ट्रक्चर देखना है कि आरबीआई जो है वो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है, ठीक है। चले आगे। कमर्शियल बैंक भी फर्दर क्लासिफाइड, अभी अभी पढ़ाई मैंने आप लोग को। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक और रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग अब पढ़ेंगे। कमर्शियल बैंक आर रेगुलेट अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटरी अथॉरिटी इनके ऊपर कौन सी है? आरबीआई। लेकिन इनको रेगुलेट कौन से एक्ट के थ्रू किया जाता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है। याद रखना इसमें, मतलब जो बैंक्स है वो रेगुलेट तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से होगी। देयर बिजनेस मॉडल इज़ डिज़ाइन टू मेक प्रॉफिट। इनका मेन काम क्या है? प्रॉफिट कमाना। देयर प्राइमरी फंक्शन इज़ टू एक्सेप्ट डिपॉजिट इन ग्रांट लोन टू द जनरल पब्लिक, कॉरपोरेट और गवर्नमेंट। मतलब इनका मेन काम क्या है? लोगों से डिपॉजिट लेना और लोगों को लोन देना, ठीक है। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ें अच्छे से सुन लो। कमर्शियल बैंक जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू रेगुलेट होती है। इसका मेन पर्पस है प्रॉफिट कमाना। ये लोगों से क्या लेती है? डिपॉजिट लेती है और लोन देती है। और ये आप लोग को अच्छे से पता भी होगा, क्योंकि आप इतने छोटे नहीं हो कि आप कभी बैंक नहीं गए होंगे। अब आ जाता है हमारा कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक। तो हमारे यहाँ पे देखो कुछ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। ये देखो चेंज होती रहती है, तो इसका डेटा आप लोग रीसेंट वाला डेटा देख के ही जाना, ठीक है। तो फिलहाल देख लो, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, ठीक है ना। ये है बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब एंड स्टेट बैंक है। ये सब हमारी जो है ये हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो बस जस्ट आइडिया लेना है कि हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन सी है, ठीक है। आगे चलते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है? नेशनलाइज बैंक है। आप लोग को पता हो तो पहले जो आरबीआई था वो भी प्राइवेट था। मैंने कहा था फर्स्ट वीडियो देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया। लेकिन क्या हुआ, धीरे 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 1969 में 14 बैंक नेशनलाइज हुई, मतलब पब्लिक सेक्टर हुई, ठीक है। फिर 1980 में कितनी हुई?
6 और हुई, मतलब टोटल 20 हुई, लेकिन फिर मर्जर हुआ था। वो सारी कहानी मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता रखी है। तो ये वो बैंक्स है जो नेशनलाइज बैंक है। इट अकाउंट मोर देन 75% ऑफ टोटल बैंकिंग कंट्री, मतलब प्राइवेट के हाथ में सिर्फ 25% है मैक्स टू मैक्स। मोर देन 75% किसके हाथ में? पब्लिक सेक्टर का। मेजॉरिटी ऑफ दीज स्टेक इसके पास किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पब्लिक सेक्टर बैंक नेशनलाइज है? हाँ है। कितना परसेंट ये बैंकिंग को कवर करता है? मोर देन 75%। उसका मेजॉरिटी ऑफ स्टेक किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक में कौन कौन सी हो गई? देखो ICICI हो गई, HDFC हो गई, येस बैंक हो गई, इंडस्ट्रियल बैंक हो गई, कोटक हो गई, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गई। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक है जिसका मेजॉरिटी ऑफ स्टेक किसके हाथ में है? प्राइवेट शेयर होल्डर्स के नाम पे। मेजर स्टेक किसके हाथ में है? प्राइवेट शेयर होल्डर। ऑल द बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन लेड डाउन बाय RBI विल बी एप्लीकेबल। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट है तो RBI के रूल्स एंड रेगुलेशन इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। इनके ऊपर RBI के रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे, जैसे कि पब्लिक सेक्टर में होता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होता किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटी दोनों के पास सेम है अगर स्केड्यूल है तो। अब आ जाता है फॉरेन बैंक। अब ये कुछ फॉरेन बैंक है, आप लोगों को पता हो तो पहली हमारी जो फॉरेन बैंक इंडिया में आई थी वो ये है स्टैंडर्ड बैंक वगैरह थी, ठीक है। चार्टर्ड बैंक है, ये सारी हमारी क्या है? RBS है, ठीक है। तो ये सारी क्या है? हमारी फॉरेन बैंक्स है। तो एक बार चार्ट देख लेना कि फॉरेन बैंक कौन कौन सी है। वैसे पूछेगा नहीं, बस मैंने आप लोग को एक आइडिया देने के लिए, बताने के लिए कि कौन कौन सी फॉरेन बैंक है, वो सब कुछ देख लें। फॉरेन बैंक इज़ वन दैट इज़ हेड क्वार्टर इन द फॉरेन कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? फॉरेन कंट्री में। लेकिन ये इंडिया में एज अ प्राइवेट एंटिटी काम कर रहा है। मतलब मेन हेड क्वार्टर तो कहाँ है? फॉरेन कंट्री में, लेकिन काम कहाँ कर रहा है? इंडिया में एज अ प्राइवेट एंटिटी, मतलब जस्ट लाइक अ ब्रांच खोल रखी है इंडिया। दीज बैंक आर अंडर द ऑब्लिगेशन टू फॉलो द रेगुलेशन ऑफ इट्स होम कंट्री एज वेल एज कंट्री इन विच और, मतलब इनके ऊपर जो रेगुलेशन फॉलो होगी वो इनके होम कंट्री की भी होगी। मतलब मान लो कोई अमेरिकन बैंक है, तो अमेरिकन बैंक है तो अमेरिका की रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे, प्लस इंडिया में अगर उसकी ब्रांच है तो इंडिया के भी फॉलो होंगे। हेड क्वार्टर कहाँ होगा? अमेरिका में, लेकिन काम क्या कर रही है? यहाँ पे भी कर रही है, तो है ना, दोनों जगह का फॉलो होगा। रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RRB। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, RRB की फुल फॉर्म पूछ सकता है, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। याद रखना इसका 50% स्टेक हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। रीजनल रूरल बैंक को बनाने के लिए कोई दूसरी बैंक आती है तो 35% स्टेक उस स्पॉन्सर्ड बैंक का होता है और 15% स्टेक स्टेट गवर्नमेंट का होता है। वापस बता रही हूँ, 50% स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 15% स्टेक स्टेट गवर्नमेंट का होता है, 65% तो यहीं गया, और 35% स्पॉन्सर बैंक का होता है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। रीजनल रूरल बैंक आर स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, मतलब इसके अंदर भी किसके अंदर कौन रेगुलेट कर रहा है? इसको भी हमारा ये जो है RBI रेगुलेट कर रहा है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू वीकर सेक्शन, क्वेश्चन आएगा कौन सी ऐसी बैंक है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को लोन देना है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, लेबर हो गया, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर हो गए जो कि रूरल एरिया में है उनके लिए, ठीक है। दे यूजुअली ऑपरेट एट अ रीजनल लेवल इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड मे हैव ब्रांचेज इन सेलेक्टेड अर्बन एरियाज, मतलब दोनों जगह ही होती है इसकी ब्रांचेस, लेकिन मेन क्या होता है? ये रूरल एरिया के लिए ही होता है और इसका मेन काम है ये वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ही क्या कराता है? फ़ायदा कराता है। इसका 50% स्टेक किसके पास है? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 15% स्टेक स्टेट गवर्नमेंट के पास है और 35% स्टेक स्पॉन्सर बैंक के पास है। Next, other important function carried out by RRB include providing banking and financial service to rural and semi-urban area, मतलब रूरल को भी देता है और सेमी अर्बन एरियाज़ को भी देता है, ठीक है। गवर्नमेंट के काम करता है जैसे कि है ना वेजेस वगैरह, मनरेगा जो होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है,
यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, गरीबों को रोज़गार देती है, तो यहाँ पे रोज़गार का जो पैसा है वो ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको पेंशन वगैरह मिलती है, वो सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लॉकर फैसिलिटी भी हमें मिलती है। मतलब जैसे कमर्शियल बैंक में सारा काम होता है वैसे ही यहाँ पे भी काम होता है, लेकिन ये मेनली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बने हैं। अब आ जाता है हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक, मतलब हमारा कमर्शियल बैंक कंप्लीट हो गया। कमर्शियल बैंक में हमने कौन कौन सा पढ़ा, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक और फॉरेन बैंक। अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ बैंक, स्मॉल पेम फाइनेंस बैंक, ठीक है। ऐसी बैंक जो कि क्या करती है, छोटा छोटा फाइनेंस करती है, जैसे कि AU, ठीक है। AU जो है अमेरिकन यूनियन बैंक है, वो भी छोटा छोटा फाइनेंस करती है, ठीक है। ये रही है हमारी AU, है ना, ये है जाना, ठीक है, ये है फिनकेयर। ये सब कुछ क्या होता है, छोटा 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 फाइनेंस करते हैं। ये लोग बहुत छोटे लेवल पे काम करते हैं और छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को फाइनेंस करते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं इनके बारे में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, दिस इज़ अ नीश बैंकिंग सेगमेंट। नीश बैंकिंग सेगमेंट मतलब ये पर्टिकुलर एरिया के लिए काम कर रहा है, ठीक है। एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट आर नॉट सर्व बाय द अदर बैंक। ऐसे लोग जिनको दूसरे लोग सर्व नहीं कर पा रहे, दूसरी बैंकिंग सर्व नहीं कर पा रही, उनको ये लोग सर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब एक नीश है, एक छोटे से लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ही काम करते हैं। दे आर मेन कस्टमर ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्री जिनको इजीली लोन नहीं मिलता, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गए, अनरिकॉग्नाइज सेक्टर्स हो गए, स्मॉल बिजनेस हो गए, वो सब कुछ। अच्छा, इनको लाइसेंस किस में मिलता है, इनको लाइसेंस मिलता है सेक्शन 22, ठीक है, ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। मतलब पूछ सकता है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो कौन से सेक्शन में, तो कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 22 में उनको लाइसेंस मिलता है। और इनको RBI गवर्न करता है, वही सेम RBI एक्ट 1934 से, और फेमा भी गवर्न करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्योंकि आजकल हर बैंक इंडिया के लेवल पे काम नहीं कर रही, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लेवल पे काम कर रही है। पेमेंट बैंक, अब दो ख़त्म हो चुके हैं हमारे, कौन कौन से, कमर्शियल बैंक और हमारे ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं पेमेंट बैंक्स। अब ये तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा यार, बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से। पेटीएम, ठीक है, यूज़ करते हो, है ना, ये है आदित्य बिरला का, ठीक है, वोडाफोन है, ये हम लोग यूज़ करते हैं, फिनो है, जियो पेमेंट बैंक है। ये सब क्या है, ऑनलाइन पेमेंट का काम कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हो आजकल बैंकों में कोई नहीं जाता, हर कोई क्या करता है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन पेमेंट का काम कर रहा है। तो ऑनलाइन से क्या हो रहा है, हमारा जो काम है वो फास्ट भी हो जाता है, और हम लोग क्या कर लेते हैं, जो हमारा टाइम है वो भी बचता है, मनी है, जो वेस्ट पेट्रोल है वो भी बचता है, ठीक है। तो ये आया आजकल। दिस इज़ रिलेटिवली न्यू मॉडल ऑफ बैंक इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो न्यू मॉडल है एक तरीके से। दिस है एक्सेप्ट रेस्ट्रिक्टेड, इट अलाउ, क्या ये, इट अलाउ टू एक्सेप्ट रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट, लिमिट तक होता है। अब यहाँ पे ये क्या क्या सर्विस देता है, ATM कार्ड दे रहा है, डेबिट कार्ड दे रहा है, नेट बैंकिंग दे रहा है, मोबाइल बैंकिंग दे रहा है। आप पेटीएम तक ही लिमिट तक ही काम कर सकते हो और उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, डर रहता है इधर उधर पैसा हो गया तो। देखो इसमें ऑनलाइन पेमेंट में इंडो पोस्ट पेमेंट बैंक है, फिनो है, पेटीएम है, एयरटेल है, ठीक है, ये सारे आपने देखे ही होंगे। अब यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि पुरानी बैंकिंग सिस्टम और अभी की बैंकिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है। देखो ट्रेडिशनल बैंक और अभी के पेमेंट बैंक्स में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल बैंक क्या डिपॉजिट लेती थी, क्या पुराने ज़माने में बैंक आप लोगों से डिपॉजिट लेती थी, हाँ लेती थी, किससे बोला नहीं लेती थी, एक सेकंड इसको यहाँ कर दूँ, हाँ। क्या पुराने ज़माने में बैंक आपसे डिपॉजिट लेती थी, हाँ लेती थी। क्या अभी ले रही है, हाँ ले रही है। इसमें क्या पे इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट देती थी, हाँ। क्या अभी दे रही है, हाँ। इसमें क्या पहले आपको विड्रॉल की फैसिलिटी मिलती थी, हाँ। क्या अभी मिल रही है, हाँ। इसमें क्या दिक्कत है। क्या पहले आपको लोन दिया जाता था और इन्वॉल्व लेंडिंग एक्टिविटी, हाँ। लेकिन अभी आपको पेमेंट बैंक पे लोन नहीं मिलता। पेटीएम आपको लोन पे काम नहीं कराता। पेटीएम जब भी आपके लिए काम करेगा जब आपके उसमें अकाउंट में पैसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट
चले आगे। इशू क्रेडिट कार्ड, हाँ बैंकिंग सिस्टम ये क्रेडिट कार्ड देता है। क्या पेटीएम आपको क्रेडिट कार्ड देता है? नहीं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैक्सिमम यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 लाख रुपए तक की लिमिट है और कई चीज़ों में इससे कम या इससे ज़्यादा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहती है। मतलब यहाँ पे आप एक लिमिट से ज़्यादा पे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले क्या पढ़ा हमने? कमर्शियल बैंक। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब फोर्थ टाइप ऑफ बैंक जो पढ़ रहे हैं वो है कोऑपरेटिव बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर देखो। देखो कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है? कुछ लोग मिल के आपस में ग्रुप ऑफ पीपल्स क्या करते हैं? एक बैंक बनाते हैं और अपने ही मेंबर का वो लोग डिपॉजिट लेते हैं और अपने ही मेंबर को वो लोग लोन देते हैं। दैट इज़ कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक 2 तरीके की होती है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अर्बन जो होती है, जो शहरों में होती है, वो स्केड्यूल भी होती है और वो नॉन स्केड्यूल भी होती है। स्केड्यूल में फिर स्केड्यूल को इन लोगों ने आगे बाइफर्केशन किया है, मल्टी स्टेट में भी हो सकती है और सिंगल स्टेट में भी हो सकती है, ठीक है। मल्टी स्टेट में भी हो सकती है और सिंगल स्टेट में भी हो सकती है। और सेम नॉन स्केड्यूल को भी इन लोगों ने काटा है मल्टी स्टेट में और सिंगल स्टेट। वापस बोलती हूँ, अर्बन स्केड्यूल हो सकती है, नॉन स्केड्यूल हो सकती है। स्केड्यूल मल्टी स्टेट भी हो सकती है और नॉन इन सिंगल स्टेट भी हो सकती है। और नॉन स्केड्यूल मल्टी स्टेट भी हो सकती है और सिंगल स्टेट भी हो सकती है। रूरल बैंक क्या हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। अब ये ऐसे स्ट्रक्चर को अच्छे से 1 बार 2 बार देखोगे तो आपको हो जाएगा। जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक है वो शॉर्ट टर्म लोन देगा या लॉन्ग टर्म देगा? शॉर्ट टर्म होगा तो कौन कौन सा है? स्टेट वाइज होगा। स्टेट से छोटा होता है डिस्ट्रिक्ट और है ना, और डिस्ट्रिक्ट से छोटा हो गया प्राइमरी, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा स्टेट, स्टेट से छोटा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से छोटा प्राइमरी एग्रीकल्चर। लॉन्ग टर्म में ये हो गया और ये हो गया। अब इनकी फुल फॉर्म क्या है? SCARBD, ठीक है। तो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो SCARBD, PCARBDB, ठीक है। तो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये अच्छे से स्ट्रक्चर को देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो करें आगे। कोऑपरेटिव बैंक 2 बाइफर्केशन है मेन, अर्बन और रूरल। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रेफर्स टू प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक लोकेटेड, ये कहाँ होगी? नाम से ही पता चल रहा है, लोकेटेड इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज, ठीक है। दीज बैंक असेंशियली लेंड टू स्मॉल बोरोवर्स एंड बिजनेस सेंटर अराउंड कमिटीज़। याद रख लेना, अपने ही मेंबर्स से ये लोग डिपॉजिट भी लेते हैं और अपने ही मेंबर को ये लोग लोन देते हैं, ठीक है। और लोकेलिटीज़, वर्क प्लेस, ग्रुप एक्सेट्रा, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इज अ फेडरल ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक विच एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ द कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर इन द स्टेट। मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए हो गया ये, ठीक है। अर्बन वाला जो था वो क्या हो गया था? वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सिटी वगैरह के लिए था। ये पूरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट के लिए हो गया। अच्छा, कुछ चीज़ें बीच बीच में रह गई है तो कुछ स्लाइडें मैंने डाल दी है यहाँ पे, तो वो समझ लेना। पब्लिक सेक्टर बैंक जो था वो हमारा आया कैसे था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी हमारी ब्रिटिश वाली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने 3 बैंकें बनाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। 1809, 1840 और 1843 में 3 बैंकें थी, ठीक है। ब्रिटिश के टाइम पर बनी थी, 1809, 1840 और 1843। ये जो तीनों थी वो तीनों बैंकें मर्ज हो गई और बनी इम्पेरिकल बैंक। इम्पेरिकल बैंक का फिर नाम चेंज होकर बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, 1955। मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लो, वापस एक बार बता देती हूँ। पहले 3 बैंकें थी, कौन कौन सी? बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, ठीक है। बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, ठीक है। तो वो तीनों मर्ज होके इम्पेरिकल बैंक बनी और उस इम्पेरिकल बैंक का भी नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया था 1955।
उसके बाद हमारा जो रिज़र्व बैंक बना था वो बना था 1935 में बना था, ठीक है। उसके बाद फिर ये सारे आ गए थे, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ठीक है। अब एक बात बताओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आरबीआई से भी पुराना है। आप खुद देख रहे हो, ब्रिटिश के टाइम से चल रहा है, ठीक है। जुलाई 1969 मैंने आप लोगों को बोला था कि 14 बैंक्स क्या हो गई थी, एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है। 14 बैंक्स जो हो गई थी वो क्या हो गई थी, नेशनलाइज हो गई थी, और यहाँ पे 50 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस इनके पास आ गया था, ठीक है। फिर 1980 में 6 और बैंक क्या हो गई थी, नेशनलाइज हो गई थी। तो टोटल कितनी हो गई, 20, ठीक है। 20 में से क्या हुआ था, ये 2 बैंक का मर्जर हो गया था, तो इसीलिए वो 1 बन गई थी। तो एट लास्ट वो 19 बची थी, ठीक है। As a banking reform measure, 10 public sector bank will merge into 4 entities. There would be take banking 27 से लेके 12 बन गई थी। मतलब ये सिर्फ डेटा देख लेना कि 2017 में 27 पब्लिक सेक्टर बैंक से 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई थी। लार्जेस्ट मर्जर हुआ था पब्लिक पंजाब नेशनल बैंक का, ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक, ठीक है। तो ये तीनों मर्ज हो गई। नेशनल पंजाब पीएनबी, ओरिएंटेड बैंक और बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड है, और इसको एक नाम दिया गया पंजाब नेशनल बैंक। और ये पंजाब नेशनल बैंक सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई थी। पहली सबसे बड़ी थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो तो शुरू से रही है, और अब फिर नेक्स्ट नंबर पे आ गई है पीएनबी, ठीक है। 2017 का डेटा है। सेकेंड मर्जर हुआ था फिर कैनरा बैंक का सिंडिकेट बैंक से, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है। कैनरा बैंक का सिंडिकेट बैंक से बन गया था, और इस मर्जर की वजह से ये 4th लार्जेस्ट बैंक बन गई थी, ठीक है। तो 4th मर्जर हुआ था इंडियन बैंक का इलाहाबाद बैंक से। तो बस इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक दो आप लोगों ने पढ़ लिए कि जैसे कि फर्स्ट सेकेंड लार्जेस्ट बैंक कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, ब्रिटिश के टाइम पे कौन सी बैंक की मेन चलती थी, और उसके बाद एम्पेरिकल बैंक कैसे कन्वर्ट हुई, देन वो स्टेट बैंक कब बनी, आरबीआई कब आया, बस ये सब कुछ देख लेना। अब आ गए प्राइवेट सेक्टर बैंक, दोबारा आ गई है। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक है जिसका जो पैसा है वो मेनली प्राइवेट के हैंड में है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में 2 तरीके की बैंक है, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक और न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। All private sector bank. All private sector bank are those which exist in India at the time of nationalization. मतलब ये जब 1969 के टाइम से ही है ऑफ मेजर बैंक, बट दे आर नॉट नेशनलाइज ड्यू टू द स्मॉल साइज। लेकिन ये नेशनलाइज हो नहीं पाई क्योंकि ये क्या है, बहुत छोटी। अगर नेशनलाइज हो ही जाती तो ये पब्लिक सेक्टर बन जाती। तो ये है तो उस टाइम की, लेकिन अभी तक ये लोग नेशनलाइज नहीं हो पाए क्योंकि इनका साइज़ है छोटा था। After the banking reform, these banks got license to continue and have exit in India as a new private sector bank और गवर्नमेंट बैंक में ये काम कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पे 12 प्राइवेट सेक्टर बैंक ओल्ड चल रही है, ठीक है। नैनीताल बैंक जो है वो सब्सिडरी है बैंक ऑफ बड़ौदा की, जिसके पास इतना स्टेक है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का इतना सेक्टर है, मतलब नैनीताल बैंक जो प्राइवेट बैंक है वो किसकी सब्सिडरी है, बैंक ऑफ बड़ौदा की, जो कि पब्लिक बैंक है। और पब्लिक बैंक उसने कितना स्टेक ले रखा है, 98%। मेरे ख्याल से ये भी अब धीरे धीरे पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे 2% स्टेक, मतलब 1.5% स्टेक और ले लेगा। न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक, द न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब एक बात बताओ, जो ओल्ड थी वो एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सॉरी नेशनलाइजेशन के टाइम पे आई थी। अब यहाँ पे जो न्यू है वो कब आएगी, रिवाइज गाइडलाइंस जो इशू की आरबीआई ने, मतलब न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक 1993। और ये कितनी है, 9 है। ऑल ओल्ड एंड न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक सारे ही स्केड्यूल है, और सब पे ही आरबीआई के काम, मतलब क्या चलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे। आप ये नहीं बोल सकते हो कि न्यू है तो इस पे रूल्स नहीं चलेंगे, आरबीआई के रूल्स सब पे चलेंगे, ठीक है। स्मॉल प्राइवेट बैंक इन इंडिया। स्मॉल प्राइवेट बैंक आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज लाइसेंस बाय, अभी ये पढ़ा था हम लोगों ने कि छोटे छोटे बैंक होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक नीश वर्क करते हैं, वही बात ये वाफिज बोल रहा है। द एम ऑफ दिस बैंक इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू दो सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी विच आर नॉट सेक्टर बाय। ये अभी हम पढ़ के आए, तो ये थोड़ा सा रिपीट हो गया, तो अच्छी बात है, आप लोग को दोबारा स्लाइड मिल गई। चलें आगे। अच्छा, ये
एक चीज़ आई यहाँ पे, द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई थी, बीईपी क्राइसिस आ गई थी। अच्छा, बीईपी क्या होता है? जहाँ पे हम लोगों का एक्सपोर्ट प्लस फॉरेन जो मिलता है पैसा, जितना भी फॉरेन से पैसा आता है वो कम हो जाता है और जितना भी हम देते हैं वो ज़्यादा हो जाता है। मतलब एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, लोन कम है, डिपॉजिट लोन ज़्यादा है, डिपॉजिट कम है। ठीक है, तो ऐसे एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो 1991 में वही प्रॉब्लम आ गई थी। तो मनमोहन सिंह ने एक पॉलिसी स्टार्ट की थी जिसको हम बोलते हैं एलपीजी, याद हो तो? ठीक है, वो सबको पता भी होगा, अब पढ़ लेते एक बार। तो मनमोहन सिंह बिगेन सेटिंग अ फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिफॉर्म अंडर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव डायरेक्शन। ठीक है, इन लोगों ने दी थी। रंगराजन गवर्नमेंट बिगेन अ न्यू मॉनेटरी स्ट्रक्चर बनाया था इन लोगों ने। ठीक है, अब आ गया देवारा रीजनल रूरल बैंक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, देख लो एक बार। रीजनल रूरल बैंक कब आया था? 26 सितंबर 1975 और इनका एक्ट है 1976। ठीक है, 26 सितंबर 1975, इनका एक्ट है 1976, याद रख लेना ये। प्रोवाइड सफिशिएंट बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल सेक्टर्स को देती है। 5 रीजनल रूरल बैंक और आए थे 1975 में गांधी जयंती के दिन पे। ठीक है, तो सितंबर में रीजनल रूरल बैंक बन गया था और 5 बैंक स्टार्ट हो गए थे अक्टूबर से। These were set up on the recommendation of नरासिमा कमेटी वर्किंग। ये याद रख लेना, ये जो ग्रुप था इन लोगों ने बोला था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहली जो रीजनल रूरल बैंक थी वो थी प्रथमा बैंक, पहली प्रथमा। ठीक है, इसका हेड ऑफिस था मुरादाबाद में और इसकी कैपिटल थी 5 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रख लेना। 1975 में ये आए थे, 1976 इसका एक्ट है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन पे 1975 में ये इन लोगों ने 5 रीजनल बैंक खोली और पहली बैंक थी प्रथमा बैंक। और ये सारी जो बैंकें हैं वो किसके रिकमेंडेशन से हुई थी? नरासिमा कमेटीज़ के रिकमेंडेशन से हुई थी। ठीक है, एज ऑन अक्टूबर 75 आउट ऑफ रिमेनिंग 4 बैंक जो सेट हुई थी, 1 जो थी वो यहाँ पे थी वेस्ट बंगाल गौर गरिमा बैंक थी, विच वॉज द फर्स्ट आरबीआई इन द ईस्ट रीजन की थी। ठीक है, तो ये थी, है ना, ईस्ट की यहाँ थी। कैपिटल स्ट्रक्चर में अभी आपको पढ़ाई चुकी हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% रहता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास 15% और जो बैंक इसको स्पॉन्सर करती है उसके पास 35%। कोऑपरेटिव बैंक मैंने बताया था, कुछ ग्रुप्स ऑफ लोग पैसा मिला के क्या करते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलते हैं। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से गवर्न होता है, प्लस आरबीआई से भी होता है। ठीक है, आरबीआई इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। तो स्टैब्लिश ऑन कोऑपरेटिव बेसिस डीलिंग इन ऑर्डिनरी बैंकिंग बिजनेस। ठीक है, मतलब रहता तो ये कोऑपरेटिव बेसिस पे है, लेकिन मतलब रहता तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, लेकिन चलाते क्या है? कुछ मिल के लोग चलाते हैं। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक जॉइंट स्टॉक कंपनी से कैसे अलग है? तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो, ये बैंक है और जॉइंट स्टॉक एक कंपनी है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस कैसे हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी भी तो क्या होता है? कुछ लोग मिलके बिजनेस चलाते हैं और कोऑपरेटिव बैंक में भी होता है, कुछ लोग मिलके बैंक चला रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक में अनलिमिटेड लायबिलिटी है लोगों की, यहाँ पे ये कंपनी नहीं है, बैंक है, तो यहाँ पे इनकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। लेकिन बैंक हो, यहाँ पे जॉइंट स्टॉक हो गया तो ये कंपनी हो गई, तो इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। यहाँ पे 1 शेयर होल्डर को 1 वोट देते हैं। यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर है, ऐसा नहीं है कि एक इंसान को सिर्फ एक ही वोट दिया जाएगा, जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास होंगे उसके हिसाब से वोट दिया जाएगा। मतलब अगर एक पर्सन के पास 5 शेयर है तो उसको 5 वोट दिए जाएंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उसको सिर्फ एक ही मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कंसर्न विद द रूरल क्रेडिट एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एक्टिविटीज़ के लिए। ये क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मतलब ये बिजनेस के लेवल पे बात कर रहा है, ये बैंकिंग लेवल पे बात कर रहा है। ठीक है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या है? फेडरल है। ठीक है, 2 के हाथ में रहता है और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे रूरल एरिया में अर्बन एरिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे विलेज स्प्रेड ओवर एंटायर कंट्री, यहाँ पे अर्बन सिटीज़ में होता है मेनली, ये मेनली विलेजेस में होता है, ये मेनली अर्बन सिटीज़ में होता है। देख लो फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है इसका। इसका फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा है कि सबसे पहले स्टेट लेवल पे होता है, फिर उससे छोटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी होती है। मतलब एक सिटी के लेवल पे हो गई सबसे बड़ा, जैसे राजस्थान हो गया, ठीक है ना, स्टेट लेवल पे। फिर डिस्ट्रिक्ट हो गया जयपुर, ठीक है,
फिर जयपुर में कोई सोसाइटी है तो वो सोसाइटी यहाँ पे हो गई, ठीक है, ऐसे चलता है। हिस्ट्री क्या है कोऑपरेटिव बैंक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो मैं बोलूँगी पक्का ही, ठीक है। तो कोऑपरेटिव मैंने बोला भी था ये वीडियो शुरू से लेके इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। गाइस एक बात और, मेरा जो टेलीग्राम है उस पर एक चैनल है CS वर्ल्ड के नेम से, उसका लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप लोग वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं डेली MCQs करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो वो सब कुछ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो कोऑपरेटिव आ जाते हैं एक बार, कोऑपरेटिव बैंकिंग की क्या हिस्ट्री है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 से रेगुलेट होता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज़ टू इस्टेब्लिश कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी टू इंकरेज हैव सेल्फ हेल्प एंड कोऑपरेट। मैंने बोला था आपस में लोग अपने आप को हेल्प करते हैं, सोसाइटी अपने आप को हेल्प कर रही है, उसके मेंबर्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। आर्टिस्ट हो गया, पर्सन ऑफ लिमिटेड मीन्स, ठीक है। फिर एक नया एक्ट आया, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कॉप 1912, 1904 था पहले, फिर 1912 आया। नीड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, इसमें न्यू ऑर्गेनाइजेशन और किस तरीके से क्रेडिट वगैरह देते हैं वो सब कुछ देगा। इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, इसको ज़रूर देख लेना। स्ट्रक्चर क्या है, कोऑपरेटिव बैंकिंग जो है वो एग्रीकल्चर पे भी हो सकती है और नॉन एग्रीकल्चर के लिए भी हो सकती है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर बेस हो गया और नॉन एग्रीकल्चर बेस्ड हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन डोमिनेट द एंटायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, ठीक है, ज़्यादातर वही करता है। एग्रीकल्चर में क्या हुआ, शॉर्ट टर्म दे सकता है लोन और लॉन्ग टर्म दे सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म में क्या होगा, शॉर्ट टर्म में सबसे पहले क्या होगा, शॉर्ट टर्म भी 3 लेवल पे है, स्टेट लेवल जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर विलेज लेवल पे, ठीक है। और लॉन्ग टर्म इज़ प्रोवाइडेड बाय लैंड डेवलपमेंट। शॉर्ट टर्म देख लीजिए, शॉर्ट टर्म में क्या है, 3 है, स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर विलेज लेवल। ये आ गया। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चर भी हो सकता है और नॉन एग्रीकल्चर भी हो सकता है। एग्रीकल्चर है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, अब शॉर्ट टर्म में क्या होगा, स्टेट लेवल पे हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया या प्राइमरी हो गया, ठीक है। दे आर द 4 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, अब 4 मेन लेवल पे होती है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म, ठीक है, सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, प्राइमरी हो गया, लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गया। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, ठीक है। अब इसके अंदर भी 2 है, ये सब कुछ एक बार देखना अच्छे से, ठीक है। ये इसके अंदर भी 2 है, ठीक है, कौन कौन सी, कोऑपरेटिव बैंकिंग यूनियन, मिक्स कंट्रोल, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेनली ये 4 नाम याद रख लेना कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये 4 है, ठीक है। और सबसे अच्छा तो है यहाँ से देख लेना, इन द फर्स्ट द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव ओनली, इसके जो मेंबर होते हैं वही इसके मतलब काम करते हैं, ठीक है। यहाँ कहाँ गया, ये द मेंबर ऑफ द बैंक आर द कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनली। सेकंड में द मेंबर कैन बी कोऑपरेटिव सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी हो सकता है। द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लेंड मनी मेनली टू द अफिलिएट प्राइमरी सोसाइटी विद लोन टेन्योर, मतलब अपने मेंबर्स को लोन देती है, और यहाँ से ही देख लेना लोन 1 से 3 साल के लिए होता है, ठीक है। गाइस ध्यान दे के पढ़ना, इतने छोटे नहीं हो आप लोग कि आप लोगों का ध्यान इधर उधर भटक जाए, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है लेकिन आपको ध्यान दे के पढ़ना है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दीज बैंक आर ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। वो क्या था, स्टेट लेवल पे था, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। अब यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक RBI फंड कर रहा है इनको, और यहाँ पे ये याद रख लेना, ये लोन देते हैं इंटरेस्ट 1 to 2% लेस देन स्टैंडर्ड बैंक, मतलब जो नॉर्मल बैंक जिस रेट पे लोन दे रहा है उससे 1 या 2% कम पे ये दे रहा है कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अब प्राइमरी आ गया, सबसे पहले हमने पढ़ा है ना, डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, अब यहाँ पे आ गया प्राइमरी, अर्बन एंड सेमी अर्बन रूरल एरिया, ठीक है, मतलब छोटे छोटी सिटीज़ के लिए हो गया। दे आर नॉट कंसिडर एज एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए नहीं है ये, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए तो होता ना 3, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी। अब यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। रिफाइन सर्विस RBI से लेता है, IDBI से लेता है, अदर टाइप ऑफ सर्विस, मेनली ये सिर्फ नाम याद रख लेना,
और कुछ नहीं है कि ये भी हाउसिंग लोन दे रहा है और दूसरी तरह की सर्विस दे रहा है जो कि बाकी सारे बैंक भी देते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये इम्पोर्टेंट है। लैंड डेवलपमेंट बैंक, एक सेकेंड, लैंड डेवलपमेंट बैंक 3 लेवल है, प्राइमरी, स्टेट और सेंट्रल। दे ऑफर क्रेडिट सर्विस टू द फार्मर्स फॉर डेवलपमेंट पर्पस, और इसको आरबीआई प्लस स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहा है। रिसेंटली इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नाबार्ड को दी गई है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। लैंड डेवलपमेंट बैंक में जो रिसेंटली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो किसको दी गई है? नाबार्ड को दी गई है, ठीक है, नाबार्ड को दी गई है। चले, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल थी, थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप लोग को पता है यार क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मुझे भी बनाने में मज़ा आए और अपन जल्दी से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर सके, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू। और हाँ, मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन करने के जो चैनल है उसको ज्वाइन करना मत भूलना। चलो बाय।